हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। पिछले लेक्चर में पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्स से संबंधित टॉपिक कंसेप्ट क्या था। इसमें हम लोग लेंगे एक लेक्चर फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये घर्षण या घर्षण बल, घर्षण या घर्षण बल। तो बल आप लोग कई तरह के पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जड़त्वीय बल है, इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स, और एक है मान लीजिए फ्रिक्शन। तो इसका काम है बॉडी का पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करता है। और इसका काम है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बिटवीन टू लेयर, दो सतहों के बीच कार्य करता है। और इसका काम है फ्रिक्शनल फोर्स का, या दो रिलेटिव लेयर के बीच में मोशन होती है तो उसके बीच में ये फोर्स लग जाता है। जैसे कोई पानी पर तैर रहा है तो बॉडी और पानी का लेयर के बीच में फोर्स लगेगा। कोई जमीन पर फिसल रहा है तो वहाँ पर फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन आप लोग पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन के क्वेश्चन के लिए फ्रिक्शन में क्या क्या हमें सोचना है, ये जानना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तो होता है कि ये रिलेटिव फोर्स है, रिलेटिव फोर्स। दूसरा है एडजस्टेबल फोर्स है, एडजस्ट करता है। जैसे अभी आप इधर फोर्स लगाए हैं तो इधर काम करने लगेगा, जब आप फोर्स इधर लगा देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा पीछे, तो तुरंत एडजस्ट हो जाता है। और सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, ये स्वतः क्रिएट हो जाता है। और इसका काम है इनर्शियल फोर्स। अब फोर्स बहुत सारे हैं, सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स बहुत है, उसमें से एक फ्रिक्शन का भी नाम हम लोग सुनते आए हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव फोर्स है, ये हमेशा बिटवीन टू लेयर काम करता है। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं, कैसे इसका है। तो मान लीजिए इस बॉडी पर हम लोग फोर्स लगा दिए राइट साइड, एफ को एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए। इससे पहले फोर्स लगाने से पहले इस बॉडी का इस लेयर पर वेट काम कर रहा था नीचे mg, और रिएक्शन ऑफ प्लेन काम कर रहा था ऊपर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है। तो ये दोनों बैलेंस में थे। जब ये फोर्स लगा दिया जाएगा तो ये फोर्स अकेले नहीं रहेगा कभी भी, इसका भी पेयर होगा। तो ये पेयर एक फोर्स यहाँ पर एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं आप लोग, ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, और फोर्स पेयर में काम करने लगेंगे। पेयर का मतलब है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये फोर्स अगर अधिक हो जाए तो इसके अपोज के बस का बात नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ेगा। या ये अधिक है तो इसके कितना भी एफर्ट लगाने से ये बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के साथ ही क्रिएट होगा, एडजस्ट करेगा, सेल्फ एक्टिंग हो जाएगा,
रिलेटिवली कार्य करने लगेगा। तो अब बैलेंस कंडीशन में होगा कि R इक्वल टू, इसमें फार्मूला लेते हैं mg और F एक्सटर्नल का मान होगा Fs। अब Fs यहाँ पर है स्टैटिक फ्रिक्शन और F के हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, दो नाम सुनते हैं आप लोग। तो ये बैलेंस कंडीशन में बॉडी पर फोर्स लगा दिया गया, कहीं बॉडी जा नहीं रही है, तो बैलेंस कंडीशन में ये आपके सामने इक्वेशन मिलेंगे। अब है कि अगर एक एक्सटर्नल बड़ा हो जाए Fs से तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी, और उस समय जब एक्सटर्नल अधिक हो जाएगा तो बॉडी मूव करेगी, तो इसको Fk से दिखाया जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है इसको। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो कहने का मीनिंग है कि फ्रिक्शनल फोर्स में कौन कौन से टर्म आपको जानना है। तो 4 फोर्स एक ही साथ काम करते हैं इसमें, 2 ये फोर्स और 2 ये फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो बैलेंस कंडीशन होगा। जब ये फोर्स अधिक हो जाएगा तो ये फोर्स अपोज नहीं कर पाएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो वहाँ पर जब मोशन में आ जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये गतिक घर्षण में बदल जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता है, जिसे हमेशा मोशन को स्टार्ट करना कठिन है, मोशन को कैरी कराते रहना आसान है। तो Fs का मान जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से अधिक होता है। अब फ्रिक्शन भी कई है, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, तो कई तरह के फ्रिक्शनल मोशन होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस टॉपिक में ये सोचेंगे कि इनर्शियल फोर्स है, न्यूटोनियन फोर्स है, और इसका काम है इनर्शिया को तोड़ना, रेस्ट बॉडी को मोशन में करना, मोशन को मोशन में बनाए रखना, ये काम है इसका। और फ्रिक्शनल फोर्स का काम है कि ये हमेशा बिटवीन 2 लेयर होगा, एडजस्टेबल है, स्थिति के अनुसार इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, ये स्वतः अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। बैलेंस कंडीशन में 4 फोर्स होंगे, इनका कंसेप्ट याद रखना है। Fs को स्टैटिक फ्रिक्शन, Fk को काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब Fs बड़ा होगा Fk से तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा अधिक होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा है कि कोई बॉडी किसी भी लेयर पर ऐसे काम कर रही है, तो इसका वेट mg नीचे है, एक्सटर्नल फोर्स लग गया F, इधर Fs होगा, इधर रिएक्शन फोर्स है R, अविलंब प्रतिक्रिया बल। जब इसका मान बढ़ाया जाता है तो ये अविलंब प्रतिक्रिया धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करके इधर आने की कोशिश करता है, अपोज करता है, और एक एंगल बना लेता है यहाँ पर थीटा, एंगल थीटा। तो ये मान लीजिए P है, ये R है, इन दोनों का R और Fs का रिजल्टेंट है P। तो R और Fs का रिजल्टेंट जो है R के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन एंगल। तो इसमें होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के कंडीशन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्थिति में हम लोगों के पास जो अविलंब प्रतिक्रिया है
नॉर्मल रिएक्शन वो थोड़ा सा बाईं ओर झुकता है और थीटा बनाता है, उसी का नाम है फ्रिक्शनल एंगल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है और इसको tan थीटा के रूप में मेजर किया जाता है। तो ये आप लोग पढ़े हैं कि जैसे इस ट्राइंगल में tan थीटा निकालेंगे अगर हम लोग, तो tan थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है, इसी के पैरेलल है और ये एफएस है और बेस है ये r। अब एफएस का मान होता है म्यू एस इंटू r अपॉन r। तो r से r कैंसिल हो जाता है, म्यू एस। तो tan थीटा का मान होता है म्यू एस या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो ये फ्रिक्शनल एंगल होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे बन गया, क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ cos थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड फ्रिक्शन एंगल। तो cos थीटा का मान क्या दे दिया, cos थीटा इक्वल टू 3/4। तो sec थीटा का मान होगा 1/cos थीटा। तो ये 1/3/4 यानी 4/3। तो कहने का मतलब है कि इस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक फार्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा, इस थीटा को लाएंगे तो इसको इधर ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब है 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 16/9 माइनस 1। तो 16, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस ये 9 हो जाएगा तो बच जाएगा 6/9, 7/9। तो 7/9 हो गया। इसका मतलब है कि ये रूट में निकालना है हम लोगों को। तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, रूट में 7/9। तो थीटा का मान ऐसे निकाल सकते हैं tan इनवर्स रूट 7/9। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कुछ भी दे दिया जाए तो आप अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंगल, ये सब टर्म इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास बेसिक कंसेप्ट है, ये सब जानना होगा। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट अब हम लोग लेते हैं कि जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थिर अवस्था में अधिक से अधिक कितना फ्रिक्शन होगा, और ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर, एफएस प्रोपोर्शनल आर पर पहला, और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, लेयर कैसा है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि सैंड यानी बालू में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, खुरदरा तल पर बढ़ जाएगा, चिकना तल पर घट जाएगा। तो नेचर ऑफ सरफेस पर, नेचर ऑफ
सरफेस पर डिपेंड करता है। अब चूंकि एफ एस प्रोपोर्शनल आर के है, इसलिए एफ एस इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं म्यू एस आर, वेयर म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब म्यू एस की वैल्यू निकाला जाएगा तो एफ एस अपन आर होगा। अब ये भी फोर्स, तो ये म्यू एस यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स लगभग आर से बराबर या छोटा ही होगा, तो म्यू एस का मान जो होता है अक्सर लेस देन 1 ही रहता है। किसी रेयर केस में 1 से बड़ा होता है, नहीं तो 1 से छोटा ही होता है। तो इसका मान लेस देन 1 पॉसिबल रहता है, यूनिट लेस है, नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। और ये वैल्यू जैसे मान लीजिए एफ के है, तो ये म्यू के इंटू आर हो जाएगा। अब चूंकि आर का मान होता है एम इंटू जी, इसलिए एफ के का मान होगा म्यू के इंटू एम जी, या एफ एस का भी मान लिखना होगा तो म्यू एस इंटू एम जी। तो ऐसे रिलेशन आपस में हम लोग लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि एफ एस बड़ा होता है एफ के से, इसलिए म्यू के एम जी जो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसलिए म्यू एस एम जी बड़ा होना चाहिए। म्यू के एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एस बड़ा होगा म्यू के से। अब म्यू एस अपान म्यू के का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, या म्यू के अपान म्यू एस का रेशियो लेस देन 1 होगा। तो ये सब पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही है। तो ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट काइनेटिक बड़ा होगा या स्टैटिक बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, उसको देखिए। जैसे एफ इक्वल टू फार्मूला होता है एम इंटू ए, और एफ का मान आ रहा है म्यू इंटू एम जी, म्यू के या म्यू एस, मान लीजिए म्यू के है, ये मोशन में है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एम ए बराबर होगा म्यू के एम जी, एम से एम कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन का मान हो गया म्यू के इतना, या जी बराबर हो जाएगा ए अपान म्यू के। तो ये दो एक्सेलरेशन में रिलेशन है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण, और ये घर्षण गुणांक। तो ये आपस में रिलेटेड हैं। अब देखिए, यहाँ से ये होगा कि म्यू के का मान लेस देन 1 होता है, जैसे जी अपान ए इक्वल टू होगा 1 बाई म्यू के, या ए अपान जी इक्वल टू म्यू के, और म्यू के लेस देन क्या होगा 1, यानी ए लेस देन जी। तो फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन जो होगा वो जी से लगभग कम ही रहता है, अधिक नहीं रहता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दोनों में क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ऊपर से नीचे सरक रही है, और फ्रिक्शन अब किधर काम करेगा, ऊपर। तो एफ के ऊपर काम कर रहा है और ये बॉडी नीचे सरक रही है, तो इसका नीचे वेट काम कर रहा है, तो कितना एक्सेलरेटेड से ये नीचे आएगी।
मान लीजिए फोर्स हो गया m इंटू ए, तो यहाँ पर m इंटू ए बराबर होगा mg माइनस एफ के रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं mg है और ये है म्यू के mg, तो m को बाहर कर लेंगे g माइनस ये mg और म्यू इंटू जी के रूप में आएगा m इंटू ए। तो m इंटू ए से कट जाएगा तो a का मान हो जाएगा g माइनस म्यू के जी के रूप में एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो म्यू के का मान 1 से छोटा है, ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म बड़ा हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो इसको भी आप लोग पढ़ते आए हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई पार्टिकल है, थीटा एंगल पर है, तो इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है और वेट नीचे काम करेगा ऐसे mg। ये भी थीटा एंगल होता है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा और ये r। अब बॉडी नीचे आएगी, यह बैलेंस में है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है, बॉडी नीचे आ रही है। अगर ये रेस्ट में है तो ये फोर्स Fs हो जाएगा, मोशन में हो जाएगी तो Fk हो जाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन में Fs बराबर होगा mg sin थीटा, ये इसको बैलेंस करेगा, r बराबर होगा mg cos थीटा, ये ऊपर है नीचे है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, Fs अपन r इक्वल टू mg sin थीटा अपन mg cos थीटा, तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, Fs अपन r, Fs म्यू s इंटू r अपन r है, तो ये म्यू s एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर यहाँ पर आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस। अब देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखना है कि प्लेन दो तरह का होगा, इंक्लाइंड प्लेन आनत तल, आनत तल, और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन समतल तल। तो हॉरिजॉन्टल तल पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, और इंक्लाइंड प्लेन पर जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण, इसको बोलते हैं विराम कोण। इसका भी मान होता है tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है और एक एंगल ऑफ रिपोज होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिया जाता है, जैसे इसको दिखाया गया अभी, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा सा झुकाव जो था, और इंक्लाइंड प्लेन पर एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, बस इनका नाम अलग है और पोजीशन अलग है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर बनता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लो पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, तो रिपोज है ये रिपोजिशन,
रिपोज, जैसे REPOS एंगल ऑफ रिपोज। तो दोनों कहाँ बनेगा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, जटिल चीज़ें हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन पोजीशन अलग अलग होगा। वो पोजीशन यही है, एक हॉरिजॉन्टल है तो एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब देखिए इस प्लेन पर फ्रिक्शन एंगल क्या होगा, ये सब आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ये सब नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। अब देखिए जैसे बॉडी डाउनवर्ड आ रही है ऐसे, तो m इंटू ए नीचे काम करेगा, ये भी नीचे काम करेगा, ये ऊपर काम कर रहा है। तो mg साइन थीटा माइनस एक के बराबर m इंटू ए, रिजल्टेंट फोर्स इतना होगा। अब m इंटू ए होगा mg साइन थीटा माइनस, इसका मान है म्यू के mg cos थीटा। तो यहाँ से mg को बाहर कर लेंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, m इंटू ए बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन बॉडी इज डाउनवर्ड। तो देखिए कहने का मतलब है कि प्रत्येक लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको हर चैप्टर का फार्मूला टू द पॉइंट एट एनी इंस्टेंट जो है क्या होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, और उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी विकसित हो जानी चाहिए तैयारी के दौरान। तो 4 ही 5 फार्मूला है हर चैप्टर में, उस फार्मूला को क्या करना है, कई बार लिख कर, पढ़ कर, सोच कर दिमाग में बैठा लेना है और उसको साइक्लिक आर्डर में माइंड में रोटेट करते रहना है कि इस चैप्टर में इतने फार्मूला हैं, इतने कंसेप्ट हैं, ये चीज़ हमको आना चाहिए, नहीं आता है तो प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। क्या पढ़ते हैं, कौन किताब पढ़ते हैं, वो मायने नहीं रख रहा है, मायने यही रखेगा कि जितने बेसिक फार्मूला हैं उस फार्मूला को आप कितनी बारीकियों से लर्न कर रहे हैं, याद रख रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही सफलता का मूल मंत्र है। अब देखिए जैसे बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो ये फार्मूला आ गया, वही बॉडी अगर अपवर्ड जाएगी तो क्या करेंगे, अपवर्ड जाएगी बॉडी तो क्या करेंगे। तो जैसे बॉडी जब अपवर्ड जाएगी यहाँ पर तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर काम करेगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा, और ये नीचे ऑलरेडी काम कर ही रहा है, इसका कंपोनेंट है वेट का, तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो नीचे की ओर जो फोर्स काम करेंगे वो हो जाएगा mg साइन थीटा और प्लस fk। अब इसका मान ma है mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। तो फिर mg कॉमन कर लेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, तो m से m कट जाएगा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या बच गया, g साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। मान लीजिए आप फार्मूला को भूल गए हैं और इस फार्मूला को बारीकी से समझ लिए हैं तो कभी भी निकाल करके, अब इसमें माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक बार माइनस जो था वो यहाँ आकर के प्लस हो गया। तो दोनों मोशन है कि एक बार डाउनवर्ड हो रही थी, एक बार अपवर्ड हो रही थी। तो फ्रिक्शन से संबंधित 10+2 में यानी 11-12 लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं
चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो, पहले होता था प्री में रहता था, ये मान लीजिए कोई भी हो, UPSC का प्री एग्ज़ाम हो, फिजिक्स सब्जेक्ट रहता था, तो उससे क्वेश्चन बनते थे, इंजीनियरिंग मेडिकल में बनते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। इसके आगे फ्रिक्शन भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो फ्रिक्शन अब इंजीनियरिंग में है, बीटेक में है, और BSc में भी था, स्टैटिक्स डायनेमिक्स जब होता था तो फ्रिक्शनल। तो बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन आपके अभी तत्काल में ऑल इंडिया के सिलेबस में यही फ्रिक्शन से रिलेटेड फार्मूला है। अब वर्क एनर्जी में एक स्ट्रिंग से लटका हुआ फार्मूला होता है फ्रिक्शन में, जैसे कोई स्ट्रिंग यहाँ से लटका दी गई है गिरनी से, तो कितना फिसलेगी, कितना कार्य होगा, कितना इधर फ्रिक्शन उस पर काम करेगा स्ट्रिंग या जंजीर कोई है। तो ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में एक ट्रिक से बताएंगे, जिससे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बना था, कई बार PGT में आया था ये प्रश्न, तो वर्क एनर्जी से जोड़ करके उसको पूछा जाता है, तो उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग यही है कि हम लोग फ्रिक्शन को एक साथ कई फार्मूला को आपस में कनेक्ट कर लेना। अब इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन फोर्स से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से और फ्रिक्शन से एक पेपर लेंगे अगले लेक्चर में, और उसको आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताएंगे। और इस तरह के बेसिक पर कभी भी आप लोगों को बेसिक से ज़्यादा इधर उधर नहीं हटना है। बेसिक जितना जान लेंगे उतना ही आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होता जाएगा। और कभी ये किताब, कभी वो लेक्चर, कभी तो लेक्चर आप सुन सकते हैं, जिसका अच्छा लगे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने सेंटर पर यानी सिलेबस को हमेशा सेंट्रल फैक्ट मान करके उसी के अराउंड आपको रहना है। कुछ चीज़ें सिलेबस से निकाल दी गई है, वो इसमें भी सिलेबस से हटाया गया है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं जो सिलेबस में है, वर्तमान में कोर्सेज में नहीं है, तो उसको भी आप लोगों को आगे चलकर बताया जाएगा। अभी सब चीज़ है, जो 11-12 का कोर्स है वो लगभग सभी सिलेबस में कर दिया गया है, और सभी से क्वेश्चन आते हैं, लगभग किसी से कुछ भी पूछा जा सकता है। और PGT है तो LT ग्रेड है, या TGT है तो BSc के भी क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो इसके बाद वाले चैप्टर से हम लोग BSc लेवल में भी एंट्री करेंगे। जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पढ़ना है, तो मान लीजिए 10+2 लेवल में ही सफिशिएंट दिया गया है। लेकिन रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, इलास्टिसिटी है, वहाँ से आपको BSc लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। तो आगे लेक्चर में हम लोग लेंगे इस पर पेपर लेंगे, और उसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे प्रश्न आते हैं, और उसको आप कैसे कैच करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।